उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है। नई सरकार बनने के बाद पुष्कर धामी कैबिनेट ने पहला फैसला लिया है और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कई तरह के एक्सपर्ट्स भी होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर देगी और राज्य सरकार उसको लागू करेगी और बहुत जल्द इसे लेकर लागू किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में अब सभी के लिए एक कानून होगा और उत्तराखंड गोवा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। और यही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्हें अपेक्षा है कि अन्य राज्य भी जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में इसका प्रावधान है। सीएम धामी ने कहा है कि चुनाव से पहले इन्होंने इसका वादा किया था और पहली ही मीटिंग में इसे करके दिखाया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह बड़ा फैसला सामने आया है और आज जो मीटिंग थी उसमें सबसे पहला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि इसे लागू किया जाएगा और जल्द ही इस पे एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जो है ये ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसे जल्द लागू किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि एक कानून होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, एक देश एक कानून लागू करने की बात की जा रही है। गोवा के बाद उत्तराखंड ये दूसरा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू किया जाएगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई जाएगी वो एक्सपर्ट कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसके बाद जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा। आज मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे। तो चुनाव से पहले पुष्कर धामी की तरफ से जो वादा किया गया था, सरकार गठन के बाद उस वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, आपके लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, यह कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर धर्म के लिए भी एक ही कानून होना चाहिए, मतलब हर नागरिक के लिए, हर धर्म के लिए एक कानून होना चाहिए। शादी, तलाक, जायदाद के लिए एक कानून होना चाहिए। पूरे देश में इस बात की वकालत करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कानून का किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इस बात की भी वकालत करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस दिशा में अब उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ रही है। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म किए जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, इन बातों को खारिज करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुस्लिमों में 3 शादियों की प्रथा खत्म होगी, यह कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन तमाम बातों का जिक्र इसके तहत किया गया है। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ से मामले चलते हैं, जिसके चलते अदालतों पर बोझ भी लगातार बढ़ता जाता है। ईसाई, पारसी समुदाय के भी पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद। ईसाई, पारसी समुदाय के भी पर्सनल लॉ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह इनके भी पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे। एक धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगता है
क्या बातें होती हैं, विरोध का जो आधार होता है आप वो भी समझिए। कुछ धर्मों के नियम खत्म करने का आरोप लगाया जाता है जो लोग विरोध करते हैं उनकी तरफ से। मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करता है और वो कहता है कि दरअसल एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ये बातें कही जाती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म होने का विरोध भी किया जाता है कि इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का विरोध होता है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। तो विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। और इस वक्त बीजेपी की तरफ से शादाब शम्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब शम्स, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जो वादा चुनाव से पहले आप लोगों ने किया था उसे निभाने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ चले हैं, लेकिन क्या ये राह इतनी आसान होगी क्या? बिल्कुल हल्का काम करने के लिए हम कांग्रेस तो है नहीं। हमने तो लगातार तमाम भारी कामों का ठेका लिया है और तभी उत्तर देश की जनता हमारा सहयोग कर रही है। लोग हंगामा करते थे, कहते थे धारा 370 35 से कैसे हटाओगे, देश जल जाएगा, आग लग जाएगी। ऐसे निकाल दिया जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया हो। बड़ा काम करने की आदत है। 3 तलाक कानून को हटाने की बात की गई तो लोगों ने कहा 3 तलाक कानून जिस दिन हटाओगे उस दिन देश जल जाएगा। 3 तलाक कानून हटाया, कुप्रथा थी। और आज देश में तमाम सर्वे ये बताते हैं कि मुस्लिम बहनों को एक तरह से एक बहुत बड़ी राहत इस 3 तलाक कानून के हटने से आई है। 3 तलाक वाला जो कुरीति थी समाप्त होने से उन्हें बेनिफिट्स मिले हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप एक देश में रहते हैं, एक कानून को मानते हैं और मानते ही हैं। आज बता दीजिए कौन ऐसा बहुत बड़ा जो अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु भी कहता हो, उसकी बेटी को तलाक हुई हो और वो कोर्ट ना गया हो, उसने चुपचाप से महर लिए हो और घर बैठ गया हो। वो तो सबके सब तो कोर्ट जा रहे हैं। अगर मेरे साथ हो जाता है तो अन्याय हो गया। शादी करने का अधिकार सबको एक एक है। और मैं तो ये कहता हूं कि अब तो कोई देश में भी शादी कम हो गई है इस तरह की। और अगर कहीं आपको करना है तो आप एक विवाहिता पत्नी के साथ रह सकते हैं, उसके लिए हर जगह लॉ है। ये शादाब शम्स की आवाज है, पर्सनल लॉ है, मुस्लिम समुदाय की आवाज है। अलग अलग सारे धर्मों के पर्सनल लॉ हैं। नहीं, आप ये देखिए, बहुतायत मुस्लिम समाज आज की डेट में देश के साथ चलना चाहता है। और इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि देवबंद जैसी जगह से जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो देवबंद जैसी जगह से जहां 100% जिन बूथों में मुसलमान रहते हैं वहां से भी हमें 900 वोट पड़ जाते हैं। यह बताता है कि मुस्लिम समाज अब बदलाव चाहता है। पढ़ा लिखा समाज, मातृशक्ति अब बदलाव चाह रही है। वो काम के साथ, देश के कानून के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और हम कह रहे हैं राम राज्य तभी आएगा, इंसाफ तभी होगा जब सबके लिए एक कानून होगा। ऐसे थोड़ी मैं चोरी करूं तो चोरी के लिए मैं कहूं मुझे आईपीसी से सजा मिलनी चाहिए, या तो आप कहिए चोरी करूं तो मेरे हाथ काट दीजिए, मैंने मेरे हाथ कटवाने के लिए तैयार रही है। इस्लामिक लॉ तो ये कहता है आप चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो कौन मुसलमान तैयार है कि अगर उसमें चोरी का आरोप साबित होता है वो अपने हाथ कटवा दे? शादाब जी, ये नहीं चलेगा ना। एक देश में एक कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी किया जा रहा है और कांग्रेस प्रवक्ता वसी जैदी जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। वसी जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि लगातार उनसे भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ समुदाय ऐसे हैं जो ये कहा जा रहा है कि इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। शादाब जी। बिल्कुल, देखिए विरोध होता रहे। आज ये बताइए क्या ये अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, भाई क्या मुसलमान को क्या ये कहा जाएगा कि आप फेरे लीजिए? नहीं, मुसलमान अपना निकाह करे, उस निकाह को जाए और रजिस्टर्ड कराए। हिंदू अपने फेरे ले, अपने विवाह को जाए और रजिस्टर्ड कराए। वही सिखों के साथ होगा, वही ईसाइयों के साथ होगा। यानी कि सबको अपने धर्मों के अनुसार विवाह करने के बाद अपने मैरिजेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इसमें क्या बुराई है? आप ये कहीं पता ही नहीं चलता कहां कौन सा लॉ है, क्या ताकि वो भी समझ पाए कि क्या क्या अड़चने आ रही थी अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के होने से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने के बाद क्या क्या आसान हो जाएगा, क्या कुछ बदल जाएगा, वो समझाइए आप। जी देखिए, दूसरी बड़ी बात क्या है कि आज मैं एज अ मुस्लिम ये मानता हूं कि इस्लाम ने बेटियों को राइट्स दिए हैं। इस्लाम के हिसाब से अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से देखा जाए तो बेटियों को राइट्स हैं। बेटे को जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी उसके हिस्से की 1/4 प्रॉपर्टी बेटी के नाम पे भी आएगी। लेकिन वो कागजों में कहाँ होता है? वो सिर्फ बातों में हो जाता है। शादी हो गई, दहेज दे दिया, समाप्त, उसका कोई हिस्सा नहीं है।
अब जैसे उत्तराखंड को आप देखिए, उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने मातृशक्ति को कहा कि हम अर्धांगिनी तो कहते हैं लेकिन उनको हक नहीं मिलता। अब खतौनी के अंदर उत्तराखंड में जो माँ है हमारी, जो बहन है, जो बेटी है, उसका नाम आएगा। शादी के बाद पति की प्रॉपर्टी में, उसकी हिस्सेदारी में उसका नाम आएगा। कल को वो कोई काम करना चाहे, लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी, यही समझना बहुत जरूरी है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें यही समझना बहुत जरूरी है कि राइट सभी को मिले हुए हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता वसी जैदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसी जी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? देखिए, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को, और जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे शादाब शम्स जी को मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें सरकार बनाने का दोबारा मौका मिला, प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। और जैसे कि आपने सिविल कोड के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले धामी जी ने चुनाव से ऐन वक्त पर कहा था, जबकि चुनावी आचार संहिता उस वक्त लागू थी। उस वक्त उन्होंने ये घोषणा की थी कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करेंगे। देखिए, और भी बहुत सारे गम हैं मोहब्बत के सिवा जमाने में। उत्तराखंड में और भी बहुत सारी बड़ी समस्याएं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप किसी एक धर्म विशेष के लिए जो अपनी कुछ ज्यादा ही मोहब्बत दिखाते हो, उस पर थोड़ा सा अभी आप अंकुश लगाकर और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों लग रहा है आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? फिर मैं शादाब शम्स से रिएक्शन लूंगा। वसी जैदी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो वो तो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, पारसी के लिए, सिख के लिए, सभी के लिए हो रही है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल, मैंने कहा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप दिखा रहे हो, जो मोहब्बत आप हमेशा हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है कि धर्म विशेष के खिलाफ जो स्पेशल मोहब्बत दिखाती है, उससे पहले और भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड में, जिनके लिए अगर पुष्कर सिंह धामी जी अपने पहले कैबिनेट के अंदर उस चीज की घोषणा करते, ये तो आप कह चुके थे। हम आपसे आधार पूछ रहे थे कि विरोध का आधार क्या है। शादाब शम्स, क्यों लगता है ऐसा मुस्लिम समुदाय को कि उनको टारगेट किया जा रहा है, या सिर्फ वसी जैदी को ऐसा लगता है और कांग्रेस पार्टी? मेरी बात सुनिए, उत्तराखंड ही नहीं, भारत एक बहुत सारे धर्मों को मानने वाला देश है। ठीक है सर, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है। अगर बाकी सब ज्वलंत मुद्दे हैं तो ये भी ज्वलंत मुद्दा है ना। सुनिए शादाब शम्स क्या करें। जी 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 वसी जैदी छोटे भाई हैं हमारे। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में वो आए हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उन्हें ये बताना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। उनकी माता जी, मैं क्योंकि उन्हें पर्सनली भी जानता हूँ, वो बताएं उनके मामा की तरफ से क्या उन्हें जो शरीयत, जो मुस्लिम लॉ कहता है कि बहनों का हिस्सा है, बेटियों का हिस्सा है, क्या नाना की तरफ से उन्हें उनकी मदर को हिस्सा मिला? क्या बेटी को वो अपनी बहन को उनका हिस्सा दे पाए? क्या उनकी पत्नी को उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला? नहीं। सिर्फ बातों से नहीं चलेगा ना। आप बातें कहते रहो, नहीं शरीयत ये कहती है, शरीयत ये कहती है, इस्लामिक लॉ ये कहता है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट कराने तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंप्लीमेंट तुम करा नहीं पाते हो, तुम ये कहते रहो। आपने कहा ना कि हिस्सा मिला ही नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में विवाह को लेकर जो कानून बने हैं, उस कानून में 1937 से हम लोगों ने फॉलो कर रहे हैं, देश के आजाद होने से पहले हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आप सिर्फ मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपको इतने सालों के अंदर कुछ कमी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में विवाह वाले कानून पर दिखाई दी हो तो प्लीज आप उसे बताइए। आप मुझे शादाब शम्स, आप रिएक्शन दीजिए, साथ ही साथ में एक सवाल और जोड़ देता हूं। मुझे जैदी, क्या 3 तलाक को आप समस्या मानते थे या नहीं? फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसे क्यों नहीं समाप्त कर दिया? तीन तलाक के ऊपर बहुत सारी मान्यताएं, देखिए आप सुनिए ना, हमारे यहाँ पर शरीयत में जो 3 तलाक 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 करके होता था, उसे हमारी शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं मानता। देखिए, विवाह करना और विवाह को निभाना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप विरोध क्यों कर रहे थे? फिर झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए ना, आप तो विरोध कर रहे थे इसका। फाउंडेशन में उस चीज के ऊपर 3 तलाक था। आप एक साथ बोलकर 3 तलाक देने को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आप, अगर आपके बीच में इत्तेफाक नहीं है, आपके बीच में दूरियां आ रही है, ये तो सफेद झूठ सा लग रहा है। कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो कभी रिजेक्ट भी तो नहीं किया। शादाब शम्स, ऐसा था क्या? बताता हूं ना, उसके अंदर कमी क्या थी। कमी ये थी कि 3 तलाक हमारे कानून में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम पर्सनल की एक मान्यता है, 3 तलाक को देने का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। आप उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप 3 तलाक देते हैं तो उस तलाक को माना जाता है। सब जानते हैं उस तरीके को। आप वसी साहब,
नहीं वसी जी, ये भी तो समझना होगा ना, वसी जी ये भी तो समझना होगा, जब एक देश एक कानून की बात की जा रही है तो यहाँ दिक्कत किस बात की हो रही है, एक देश और एक कानून को मानने में? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अभी मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ है। 1937 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपने 3 तलाक का मुद्दा कहा, उसमें आप मुझे बता दीजिए कि समस्या क्या है। अरे सुनिए, आप तसल्ली से बता रहे हैं, मुझे जरा लेट मी रिप्लाई जी। दिक्कत इस बात की है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो मुझे लगता है या तो जानकारी का अभाव है और जानबूझ के इस बात को समझना नहीं चाह रहे हैं। इनसे ये पूछिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बोर्ड जैसी चीज कहां से आई है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया? ये किसने बनाया? क्या शरीयत ने बनाया? अपने आप एक अपना बोर्ड बना के बैठ जाएं और उस बोर्ड के कारण आज हिंदुस्तान का मुसलमान जिस तरह से लज्जित महसूस कर रहा है अपने आप को, हम जानते हैं। ईमानदारी से आप वसी साहब यहां बैठे हैं, ईमानदारी से ऊपर वाला देख रहा है, अगर ईमानदार होंगे तो सच बताइएगा। इस्लाम की कई हदीसों में आया है कि अगर किसी मस्जिद और मंदिर की जमीन पर विवाद है तो उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। किसी जमीन पर विवाद है तो मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। हमारे सामने एक इतना बड़ा विवाद राम मंदिर भूमि के ऊपर चला, बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर, क्या उसे प्यार से सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता? इतना बढ़ाया गया उस विवाद को, अगर प्यार से दे देते आज हम सब खा के बोलने लायक रह जाते। आपकी इसी बोर्ड की वजह से शर्मिंदगी मानना पड़ेगा आपको। जितनी धार्मिक मान्यताओं से फॉलो किया जाता है, हिंदू पर्सनल हिंदू विवाह अधिनियम बोर्ड 1955 से फॉलो है। बीच में मत बोलिए, आपने बोला मैंने सुना। ईसाई अधिनियम अपने अकॉर्डिंग फॉलो है। आप अगर कोई कुरीति पुराने वक्त से निभा रहे तो क्या उसे मानते रहे? हिंदुस्तान सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है। हिंदुस्तान में समझाइए एक बात को, हिंदू धर्म के अंदर बहु विवाह था कि नहीं था? बाल विवाह था कि नहीं था? हिंदुस्तान में सभी धर्मों की मान्यताओं को माना जाता है। ऐसे नहीं होगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। धर्मों की मान्यताओं को संविधान ने पूरे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तो वही कहता है ना वसी जैदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तो यही कहता है कि किसी धर्म और किसी जाति में कोई भेदभाव कानून के आधार पर नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। फिर आप यहाँ उसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, कभी आप संविधान की हिमायत करने लगते हैं, कभी आप कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से सब कुछ होगा और उसी के आधार पर कॉमन सिविल कोड का पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये आपकी बातों में विरोधाभास नहीं है? नहीं, विरोधाभास की क्या बात है कि सुनिए ना, मैंने कहा ना संविधान ने सभी धर्मों को मान्यता दी है। संविधान ने सभी धर्म के जो रीति रिवाज है उन्हें मान्यता दी है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है हिंदुस्तान। और जैसे कि आप इन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के घर में बन गया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर 51 सदस्य होते हैं उलेमा के, और वो उलेमा सिर्फ एक नाम के उलेमा नहीं होते, वो डिग्री के आधार पर इतिहास की पूरी जानकारी रखने वाले, धर्म की, संविधान की सब जानकारी रखने वाले होते तो बहुत पहले समस्याओं का समाधान हो जाता ना। शादाब शम्स एक रिएक्शन देना चाहते हैं जल्दी से। शादाब जी, कर दिया, ये बढ़िया है जी। मैंने कहा कि जो बार बार डराने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन किसके धर्म को कौन आजादी छीन रहा है। अरे भाई सुन लीजिए ना, आप वसी जी बीच में मत बोलिए, ऐसे इंटरप्ट मत कीजिए, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। शादाब शम्स, वसी जैदी, बस 30 सेकंड। अरे भाई सुनिए ना, आप क्या कमाल कर रहे हैं आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि मुस्लिम पर्सनल जी, मैंने केवल इतना कहा कि किसी के भी पर्सनल लॉ को छेड़ा नहीं जा रहा है। जो जिस तरह से निकाह करते थे वैसे ही निकाह होगा, जिस तरह से मेहर बनती थी वैसे ही मेहर बनेंगी, जिस तरह से फेरे होते थे वैसे ही फेरे होंगे, सब कुछ वैसे ही चलेगा। सिर्फ शादियों को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। ठीक है, सरकार के मंत्री गणेश जोशी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जोशी जी, चुनाव के दौरान आप लोगों ने जो वादा किया उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। देखिए, आज हमारी पहली कैबिनेट थी और हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उसमें लिया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी की को अधिकृत किया है। एक कमेटी हमने बनाई है, उसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज व अन्य क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्ति उसमें होंगे। और शीघ्र ही, क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी घोषणा की थी, इसको शीघ्र हम पूरा करेंगे। जी गणेश जोशी जी, लेकिन यह भी है कि लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब कमेटी बनाई जाएगी तो उसमें क्या कुछ ड्राफ्ट निकलकर सामने आते। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए, और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।